बहजोई महाविद्यालय बहजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं सलोनी रस्तोगी आप सभी का गृह विज्ञान की क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि जो हम भोजन खाते हैं वो मुंह से किस तरीके से जाता है और छोटी आंत या बड़ी आंत तक पहुँचता है, कौन कौन सी प्रक्रियाएँ होती हैं, तो इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पाचन तंत्र जो है उसको वो क्या है। तो पाचन तंत्र अंगों का समूह है, कई सारे अंगों का क्या है, ये एक समूह है। जटिल भोज्य पदार्थों को एंजाइम अभिक्रिया द्वारा सरल करने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। जैसे आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये हमारा जटिल भोज्य पदार्थ है। जब इस पर एंजाइम की अभिक्रिया हुई तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हुआ, बट गया, और ये क्या हुआ, हमारा सरल भोज्य पदार्थ बना। तो एंजाइम अभिक्रिया द्वारा जटिल भोज्य पदार्थों को सरल करने की प्रक्रिया हमारी पाचन कहलाती है। उसके बाद भोज्य पदार्थ के बड़े बड़े अणु छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर ऊर्जा देते हैं और यह क्या है, अपचयन कहलाती है। उसके बाद हमारे पाचन तंत्र की प्रक्रियाएं हैं, जैसे अंतःग्रहण, दूसरा पाचन, अवशोषण और उत्सर्जन। ये हमारी क्या है, पाचन तंत्र की प्रक्रियाएं हैं। उसके बाद पाचन तंत्र के अंग कौन कौन से हैं। तो पाचन तंत्र के अंग जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक हमारा आहार नाल है और दूसरा पाचन ग्रंथियां हैं। आहार नाल हमारी कितने सेंटीमीटर होती है, तो 8 से 10 सेंटीमीटर ये लंबी होती है। और इसके जो पार्ट हैं वो ये हैं, जैसे पहला मुख गुहा आएगा, उसके बाद भोजन नलिका, फिर अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गूदा। और हमारी जो पाचन ग्रंथियां हैं वो 3 हैं, लारीय ग्रंथि, जठर अमाशय ग्रंथि या यकृत और अग्न्याशय ग्रंथि। सबसे पहले हम मुख गुहा के बारे में पढ़ेंगे। मुख गुहा यानी माउथ कैविटी। मुख गुहा में जो है हमारी 3 चीज़ें आती हैं, पहले दांत आएंगे, उसके बाद जीभ और तीसरी हमारी लारीय ग्रंथि आएगी। तो सबसे पहले तो हम दांत के बारे में पढ़ेंगे। तो दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है और हमारे जीवन काल में 52 दांत होते हैं। अस्थायी दांत हमारे 20 होते हैं और अस्थायी दांत हम किसे कहते हैं, तो ये दूध के दांत होते हैं और ये 2 बार आने की प्रक्रिया होती है जीवन काल में। उसके बाद स्थायी दांत ये 12 होते हैं और यह केवल एक ही बार आते हैं, ये हमारे स्थायी दांत हैं। उसके बाद दांत के गुण कौन कौन से हैं, तो 2 बार आने वाले दांत द्विवारदंती यानी डाइफोडंट कहलाता है। दांतों के आधार का जबड़ों के स्कॉट में धंसा होना ये थीकोडंट कहलाता है। विषम दंती यानी दांतों का अलग अलग आकार व गुण होना ये हीटोडंट कहलाता है और हीटोडंट के बारे में हमें पढ़ना भी है कि ये क्या है। उसके बाद दांतों का पैनापन व नुकीलापन होना ये बोनोडंट कहलाता है। तो हम हीटोडंट के बारे में पढ़ते हैं कि हीटोडंट के कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से इसके आकार हैं। तो हीटोडंट हमारा जो है वो 4 टाइप का है। पहला है इंसिसोर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर। तो हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या है। हमारा जो दांत होते हैं ना वो कुछ इस तरह की मुख दिखाई देता है हमारा। तो सबसे पहले हमारा इसमें प्रीमोलर आता है और प्रीमोलर जो है संख्या में 8 होते हैं, 2 इधर और 2 ऊपर 2 इधर। तो 4 ऊपर और 4 नीचे होते हैं, वो हमारा प्रीमोलर है। और प्रीमोलर का काम क्या होता है, भोजन को चलाना और उसको मिलाना, ये प्रीमोलर का काम होता है। और ये संख्या में कितने होते हैं, 8 होते हैं प्रीमोलर। और प्रीमोलर जो है वो दिखता किस तरीके से, कुछ ऐसा दिखेगा हमारा प्रीमोलर। उसके बाद आएगा कैनिन। कैनिन क्या करता है, भोजन का चीरफाड़ करता है और नुकीला होता है ये। और ये संख्या में 4 होते हैं, 2 नीचे और 2 ऊपर। कैनिन जो है, जो आपके दांत होते हैं ना 4, उसके बराबर में एक नुकीला दांत दिखाई देगा जो कुछ इस तरीके का होता है, ये हमारा कैनिन होता है। उसके बाद इंसिसोर। इंसिसोर जो है वो काटने या कटाने वाले दांत होते हैं, ये 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं। जो हमारे सामने के दांत होते हैं वो हमारे इंसिसोर कहलाते हैं, यानी कृंतक वाले दांत कहलाते हैं। उसके बाद मोलर आएगा। मोलर का काम होता है भोजन को मिलाने का, ये 6 ऊपर होते हैं और 6 नीचे। जो हमारे पीछे के दांत होते हैं ना वो मोलर कहलाते हैं, 6 हमारे नीचे हो गए और 6 ऊपर हो गए, तो ये प्रीमोलर कहलाता है। उसके बाद कुछ प्रजाति में दांतों की संख्या भी है, जैसे कुत्ता है, कुत्ते में भी हमारी कौन कौन आता है, पिल्ला और वयस्क। तो पिल्ले में 28 होती है और वयस्क में 42। बिल्ली में उसके बच्चे में 26 दांत होते हैं और वयस्क में 30। मच्छर में दांतों की संख्या 47 होती है और हाथी में 26 होती है। और जो डॉल्फिन होती है उसमें 250 से भी अधिक दांत होते हैं।
उसके बाद हमारी आती है जीभ। जीभ क्या है? ये एक मांसपेशी अंग है। जीभ हमारी मांसपेशियों से बनी होती है। इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। जीभ व गले की हड्डी से जो है वो जुड़ी होती है और उसे क्या कहते हैं? हायोइड हड्डी बोला जाता है। ये हमारी मान लो जीभ है और ये गले की हड्डी है। ये दोनों चीज़ें किससे जुड़ी हैं? तो हायोइड हड्डी से जुड़ी हैं। यहाँ पर एक हड्डी होगी जिसको हम बोलेंगे हायोइड हड्डी। जीभ की मांसपेशी कौन सी उसकी बनी होती है? तो कंकाल मांसपेशी की बनी होती है। हमारी जीभ में कई तरीके के जो है स्वाद पाए जाते हैं, खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा स्वाद। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मीठा स्वाद है वो हमारी जीभ में किधर पाया जाता है, कड़वा स्वाद है वो कहाँ पाया जाता है। तो जो हमारा मीठा स्वाद होता है वो जीभ के बिल्कुल आगे पाया जाएगा, मीठा स्वाद। और जो खट्टा स्वाद होता है वो जीभ के इस वाले साइड में पाया जाता है। नमकीन जो स्वाद है वो जीभ के किनारों में, और जो कड़वा स्वाद होता है वो सबसे जीभ के पीछे पाया जाता है। उसके बाद आता है लारीय ग्रंथि। हमारी मुख में 3 चीज़ें थी, दांत, जीभ और तीसरा लारीय ग्रंथि। तो लारीय ग्रंथि क्या है? लारीय ग्रंथि के टाइप जो है वो 3 प्रकार के हैं, जैसे पैरोटिड है, सबलिंगुमल है और सबमैंडिबुलर है। तो पैरोटिड जो है ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है और ये कहाँ पाई जाती है? कान के पास पाई जाती है। जो सबलिंगुमल है वो सबसे छोटी ग्रंथि है और ये जीभ के नीचे पाई जाती है। सबमैंडिबुलर यह निचले जबड़ों के नीचे स्थित होती है और यह कुल लार का 75% हिस्सा अकेले ही निकलती है। तो ये हमारे लारीय ग्रंथि थी। इसके कितने टाइप हैं? 3। उसके बाद हमारा आता है लार संगठन। तो जो हमारी लार की मात्रा होती है वो कितनी होगी? 1 से लेकर 1.5 लीटर तक होती है लार की जो मात्रा है। जो उसका स्वाद है वो हल्का अम्लीय होता है और लार में सबसे ज़्यादा हमारा जल की मात्रा होती है, 90 से 95%। इसमें एंजाइम जो है वो सैलिवेरी एमाइलेज यानी कि लार में मिलती है आकर। लार में पूछा जाए कि लार में कौन सा एंजाइम आकर मिलता है, तो एमाइलेज नामक एंजाइम हमारे लार में मिलता है। लाइसोजाइम यह बाहर से आए सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। लाइसोजाइम क्या है? जैसे मान लो आपने कोई भी भोजन खाया लेकिन आपने हाथ नहीं धोए, बिना हाथ धोए को ही आपने भोजन को खा लिया, तो हमारे हाथ में जितने भी सूक्ष्म जीव होंगे वो हमारे क्या होंगे? मुंह के अंदर चले जाएंगे और इन्हीं को नष्ट करने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम करता है। उसके बाद आता है एक बोलस शब्द। बोलस क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, बिना पचे भोजन, पचा भोजन, इन सब से बनता है, वो हमारा बोलस कहलाता है। बोलस किससे मिलकर बन रहा है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, बिना पचा भोजन और पचा भोजन, 5 चीज़ों से मिलकर बनता है बोलस। और यही बोलस क्या करता है? भोजन नलिका की सहायता से अमाशय में पहुंचाता है भोजन को। बोलस क्या काम कर रहा है? भोजन को भोजन नलिका की सहायता से अमाशय में पहुंचाता है। अब भोजन नलिका क्या है? तो यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता, यहाँ सिर्फ क्रमांचन की क्रिया होती है। और क्रमानुकुंचन क्या होता है? तो जब हम भोजन खाते हैं तो गले में दबता है, यही क्रमानुकुंचन है, या हम कह सकते हैं कि रुका हुआ भोजन। और जब यह आगे बढ़ता है तो उसे क्रमानुकुंचन कहेंगे। गले में रुका हुआ भोजन क्या होता है? वो क्रमानुकुंचन होता है। इसी में श्लेष्मक और जल भी होता है जो भोजन को गीला करता है। और यहाँ एपिलोटिस होता है और यह एपिलोटिस भोजन को अमाशय में भेजता है। और एपिलोटिस पर ब्रेन का कंट्रोल भी होता है। भोजन को अमाशय में कौन भेज रहा है? एपिलोटिस भेज रहा है। और भोजन नलिका में कौन भेजता है उसको? भोजन नलिका से अमाशय में भेजने का काम करता है बोलस। और जो हमारा एपिलोटिस है ये भोजन को अमाशय में भेजता है। उसके बाद आता है हमारा अमाशय। अमाशय 3 क्षेत्र होते हैं, कॉर्डिएक, फंडिक और पाइलोरिक। और अमाशय में हमारा जो भोजन है वो 3 से 4 घंटे तक अमाशय में ही भोजन हमारा रुकता है। उसके बाद अमाशय कैसा होता है? अमाशय हमारा कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अमाशय में जो हमारे पार्ट थे वो कितने थे? 3 थे। फंडिक था, कॉर्डिएक था और पाइलोरिक था। तो फंडिक जो है वो ये हमारा ये वाला पार्ट फंडिक कहलाता है, ये जो है कॉर्डिक है और ये हमारा पाइलोरिक है। अमाशय की दीवार, ये जो इस तरह की संरचना बन रही है अमाशय की दीवार पर, ये अमाशय की दीवार होती है। और इसमें क्या होता है? जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और ये जठर रस का निर्माण भी करती हैं और यही क्या करता है? भोजन का पाचन भी करती हैं।
अमाशय की दीवार के ऊपर ये जो चीज़ है ये एक रुज़ी कहलाती है। मान लो हमें जब भूख लगती है तो हम कहते हैं कि हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो हमारे पेट में चूहे नहीं कूदते हैं। जब हमारे अमाशय की रुज़ी में भोजन नहीं होता है तो ये हमारे अंदर क्या होता है, मांसपेशियों में चुभने लगती हैं, तो जिस कारण हम कहते हैं कि हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। असल में हमारे पेट में चूहे नहीं कूद रहे होते हैं, इसमें भोजन नहीं रहने के कारण इसकी जो मांसपेशियाँ हैं उसमें हमारी मांसपेशियों में एक चुभन सी होती है, उसको हम बोलते हैं रुज़ी। उसके बाद पाइलोरिस आता है, और पाइलोरिस से क्या है कि भोजन जो है वो छोटी आंत में आता है। ये हमारा अमाशय था। उसके बाद हमारी जठर ग्रंथि क्या होती है। जठर ग्रंथि के दो टाइप हैं, एक तो पेरिटल सेल और पेप्टिक सेल। पेरिटल सेल किस चीज़ का निर्माण करती है, तो ये HCl और जल का निर्माण करती है। और जो हमारी पेप्टिक सेल है यह 2 एंजाइम का निर्माण करती है। 2 एंजाइम कौन कौन सी, पेप्सिनोजन और प्रोनिन। अब ये क्या कर रहे हैं, ये तीनों मिलकर जठर रस का निर्माण करती हैं। अगर पूछ लिया जाए कि जठर रस का निर्माण कौन करता है, तो जठर रस का निर्माण पेरिटल सेल, पेप्टिक सेल और ये क्या कर रहे हैं, जठर रस का निर्माण करते हैं। उसके बाद आता है हमारी छोटी आंत। हमारी छोटी आंत के 3 टाइप हैं। पहला है ड्यूडिनम, दूसरा जेजुनम और इलियम। उससे पहले हम ये जानते हैं कि जो छोटी आंत की लंबाई है वो कितनी होती है, तो 6 से लेकर 6.25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, और जो उसका व्यास है वो 1 इंच होता है। अब ये जो हमारी ड्यूडिरम है, ड्यूडिरम क्या करता है, ये अमाशय के पाइलोरिक भाग से जुड़ा रहता है, वो ड्यूडिरम है। आप देख रहे हैं कि ये अमाशय है, और अमाशय किससे जुड़ा हुआ है, ये जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं पाइरोलिक जो भाग है। ये हमारा पाइलोरिक भाग ही तो था अमाशय का। हमारे 3 पार्ट थे अमाशय में, कॉर्डिक, फडिक और पाइलोरिक। तो ये जो ड्यूडिरम है वो किससे जुड़ा हुआ है, पाइलोरिक से जुड़ा हुआ है। जेजुनम बीच का भाग होता है, ये वाला जो भाग है वो हमारा जेजुनम है। और जो इलियम है वो बड़ी आंत से जुड़ा रहता है, वो हमारा इलियम है। इलियम जो है देखो, बड़ी आंत ये हमारी छोटी आंत है, और ये वाली जो है ये हमारी बड़ी आंत है। तो जो छोटी आंत है वो बड़ी आंत से जुड़ी हुई है, वो हमारी क्या है, इलियम है। जेजुनम बीच का भाग होता है, और जो ड्यूडिरम है वो अमाशय के पाइलोरिक भाग से जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद हमारा जो भोजन है वो कहाँ पर आएगा, वो अमाशय से छोटी आंत के ड्यूडिरम भाग में आता है सीधे। यकृत या अग्न्याशय में नहीं आएगा। यकृत व अग्न्याशय द्वारा निकलने वाला जो रस है वो छोटी आंत में आते हैं। उसके बाद यकृत व अग्न्याशय छोटी आंत के ड्यूडिरम से जुड़ा हुआ होता है। यकृत भी हमारा ड्यूडिरम से जुड़ा है, और अग्न्याशय भी। देखो यकृत तो ये है हमारा, जो यकृत है वो कौन सा है, ये वाला यकृत है। और अग्न्याशय जो आपको येलो सी ये पत्ती दिख रही है, ये हमारी अग्न्याशय यानी कि पैनक्रीज। तो ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, ड्यूडिरम से जुड़े हुए हैं। अब हम देखते हैं पहले कि जो हमारी पैनक्रीज है वो क्या है। पैनक्रीज यानी अग्न्याशय से निकलने वाला जो पैनक्रियास जूस भी ड्यूडिरम में आता है, और फिर छोटी आंत में इसकी पाचन की क्या होती है, शुरुआत होती है। और लीवर क्या करता है, ये पाइल जूस बनाता है। पाइल जूस पित्ताशय में जाता है। पित्ताशय हमारा ये वाला है, पित्ताशय हम इसको बोलते हैं गैल ब्लेडर। ड्यूडिरम में आए भोजन में जाकर यह क्या मिल जाता है, कौन मिलता है, पित्ताशय। पाइल जूस जो है वो पित्ताशय में जाता है, और ड्यूडिरम में आए भोजन से ही जाकर मिल जाता है। ये हमारा छोटी आंत का था। उसके बाद थोड़ा सा यकृत के बारे में जानते हैं कि यकृत क्या है। तो लीवर का अध्ययन हमारा हेपेटोलॉजी कहलाता है। यकृत को हम लीवर भी बोलते हैं, लीवर भी हम इसको कहते हैं। और लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है, हेपेटोलॉजी कहलाता है। लीवर की कोशिका कौन सी है, वो हेपेटिक कोशिका है। हेपेटिक सेल के पास सर्वाधिक पुनः निर्माण की होती है, यानी हेपेटिक सेल क्या करती है, ये निर्माण करती है। यकृत हमारे शरीर का सबसे बड़ा और सबसे बाहरी आंतरिक अंग होता है। आंतरिक अंग यानी कि अंदर के अंग होते हैं, ये सबसे बड़ा होता है। और इसका जो वजन है वो 1.5 किलोग्राम से 1.75 किलोग्राम होता है, या फिर 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम होता है। और लीवर सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि भी है, और बहिस्रावी ग्रंथि यह एंजाइम का श्रावण करती है, जो बहिस्रावी ग्रंथि है। उसके बाद यकृत के कार्य कौन कौन से, तो यूरिया का निर्माण करता है, भोजन और वसा का संग्रहण करता है। संग्रहण का मतलब होता है स्टोर करना, किसी भी चीज़ को स्टोर करना। वसा में घुलनशील विटामिन का भी संग्रहण करता है। शराब व नशीले पदार्थों का उपापचयन करता है। और यकृत पित्तरस का भी निर्माण करता है। पित्तरस में क्या क्या होते हैं, इसमें फास्फोलिपिड पाया जाता है, जल, पित्त लवण, पित्तवर्णक, कोलेस्ट्रॉल, ये सब हमारी पाई जाती हैं पित्तरस में।
और कितने प्रतिदिन जो पित्तरस है वो कितना बनता है, तो 600 से 800 ml हमारा पित्तरस बनता है। उसके बाद पित्त लवण आता है। पित्तरस में पाया जाता है, जो हमारा पित्त लवण है वो क्या किस में पाया जा रहा था, पित्तरस में पाया जा रहा था। अभी आपने पीछे पढ़ा था पित्तरस, ये हमारा जो है पित्तरस। और पित्तरस किसका निर्माण करना है, फास्फोलिपिड, जल, पित्त लवण, पित्तवर्धक, इन सब का निर्माण करता है। तो हम पित्त लवण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पित्त लवण क्या है, एक तो ये पित्तरस में पाया जाता है और यह है लिपिड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम ग्लाइकोलेट पाया जाता है। और यह क्या करते हैं, भोजन को तोड़ने का काम करते हैं। ये दोनों भोजन को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। ये कौन कर रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोलेट। पित्तवर्धक, इसमें ब्लूरुबिन और ब्लूवर्डिन पाए जाते हैं। जो हमारी ब्लूरुबिन है वो हल्के पीले रंग की होती है। यदि आपके शरीर में ब्लूरुबिन की अधिकता हो जाएगी तो पीलिया रोग हो जाएगा। और जो ब्लूवर्डिन है यह हल्के हरे रंग का होता है। उसके बाद अग्न्याशय क्या है, अग्न्याशय की खोज लैंगरहैंस ने की और यह एक पट्टीनुमा संरचना होती है, पट्टी नुमा संरचना है। अग्न्याशय में 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ। जो अल्फा, बीटा और डेल्टा है ये तो हार्मोन का निर्माण करती हैं। और जो एफ कोशिका है यह अग्न्याशय रस का निर्माण करती है। और अग्न्याशय रस जो है छोटी आंत के ड्यूडेरम से स्रावित होता है। छोटी आंत के 3 पार्ट थे, ड्यूडेरम, जेजुनम और इलियम। और ड्यूडेरम जो है वो क्या कर रहा है, भोजन का पाचन करता है। इलियम भोजन के पोषक तत्वों का अवशोषण करता है। और जेजुनम में पाचन वाचन नहीं होता है। उसके बाद अवशोषण के बाद भोजन बड़ी आंत में आता है। जब हमारा इसमें अवशोषण हो जाता है इलियम में, उसके बाद हमारा भोजन कहाँ आता है, बड़ी आंत में आता है। बड़ी आंत की लंबाई 1 से 1.2 मीटर होती है और इसका जो व्यास है वो 3 इंच होता है। जल का अवशोषण कहाँ होता है, बड़ी आंत में हो जाता है। बड़ी आंत के भी हमारे 3 पार्ट हैं, एक तो कोलन और रेक्टम और सीकम। तो सबसे पहले हम सीकम के बारे में पढ़ते हैं कि सीकम क्या है। सीकम बोलते हैं छोटी आंत व बड़ी आंत के मिलने के स्थान को सीकम कहा जाता है। आप देख रहे हो कि ये जो ऑरेंज ये जो है ये हमारी छोटी आंत है और ये जो हरी वाली है ये हमारी बड़ी आंत है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा हल्का हल्का कलर ऑरेंज वाला भी आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो छोटी आंत है और बड़ी आंत ये दोनों क्या मिल रही हैं, यहाँ पर मिल रही हैं। इन दोनों के मिलने के स्थान को बोलते हैं सीकम बोला जाता है, इन दोनों के मिलने के स्थान को। उसके बाद इसको जीवाणुओं का घर भी कहा जाता है। सीकम में ई कोलाई नामक जीवाणु पाए जाते हैं और यह जीवाणु अपचे भोजन को मल में बदल देता है और अपचा भोजन को सड़ाता है। और यह जीवाणु क्या करते हैं, विटामिन बी और के देता है। ये हमारा सीकम था। सीकम क्या है, जहाँ पर छोटी आंत और बड़ी आंत आकर मिल रही है। उसके बाद रेक्टम जो है यह उत्सर्जित मल को संग्रहित करता है। और कोलन, यह बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है कोलन। यहाँ मल से जल का अवशोषण करता है। ये क्या, कोलन क्या कर रहा है, मल से जल का अवशोषण करता है। यहाँ पर आपकी एक अपेंडिक्स भी है, जैसे ये आप देख रहे हो ना छोटी सी बनी हुई है, ये अपेंडिक्स है। और अपेंडिक्स क्या है, यह जहरीले तत्व यहाँ पर आकर क्या होते हैं, फंस जाते हैं और यह फूल जाती है, वो हमारी अपेंडिक्स। तो हमारा ये पाचन तंत्र था जो आज कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ आपकी नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगी। थैंक यू।